होली के रंग बिरंगे त्योहार को अभी हमने हाल ही में विदा किया है। खूब मजा किया होगा, रंग लगाया होगा, लगवाया होगा, है ना? लेकिन क्या इस बार त्वचा और चेहरे को छोड़कर अपने हाथ पैरों के अलावा कोई रंग आपके दिलो दिमाग पर, आपके आचार विचार या व्यवहार पर भी लगा? देखिए, भारतीय संस्कृति में परंपरागत तौर पर रंगों का बड़ा महत्व है। कभी हम इन्हें सप्ताह के दिनों के साथ, कभी देवी देवताओं के साथ, तो कभी बदलती ऋतुओं के साथ इन्हें जोड़कर देखते हैं। वैज्ञानिक नजरिए से भी अगर देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी को जब थर्मल विजन या इंफ्रारेड विजन से स्कैन करते हैं तो हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स के भी रंग दिखाई देते हैं। वास्तव में कुछ रंग हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारे कामकाज और शरीर को ढकने वाले कपड़ों के अलावा हमारे व्यवहार, हमारे आचरण और हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। मैं आज रंगों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये पॉडकास्ट, इसकी रिकॉर्डिंग होली के कुछ दिन बाद ही हो रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि जो शख्सियत ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट में आज मेरे साथ हैं, वे बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी हैं, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपनी उन प्रतिभाओं से अपने जीवन को विविध रंगों से रंगा है। कहीं पर कला और सांस्कृतिक समृद्धि का हरा रंग दिखता है, तो कहीं पर युवाओं को ट्रेनिंग और ज्ञान देते हुए एक स्वर्णिम आभा निखर के आती है। कहीं पर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस के मिशन पर संतुलन बनाने का नील रंग दिखता है, तो कहीं पर अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा की लालिमा झलकती है। आज गुलाबी शहर जयपुर में जिनके साथ मैं बैठा हूं, उनके इन अनेक रंगों में एक रंग ऐसा है जिसके आगे सभी फीके पड़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह रंग 37 वर्षों तक उनकी समाज व राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट सेवा का प्रतीक बना, और जो रंग वर्दी से उतरकर त्वचा के भीतर रगों में दौड़ते लाल लहू के साथ मिश्रित हुआ, और आज आपके और मेरे गालों पर वही खाकी रंग मलने के लिए बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वागत करता हूं इंडियन पुलिस सर्विस के डेकोरेटेड ऑफिसर, राजस्थान पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर जनरल श्री आनंद वर्धन शुक्ला साहब का। सर नमस्कार एंड वेलकम टू ग्लोबल मंथन। नमस्कार। नमस्कार। और आप चिंता मत करिए, अगर होली का रंग उतर गया है तो आज आप और मैं सर के साथ मिलकर खेलेंगे खाकी रंग की होली। यू आर वॉचिंग द ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट। नमस्कार, और ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल और ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो सर, आज जब मैं आपसे बात करने के लिए आ रहा था, कुछ एकदम से दिमाग में एक स्टीरियोटिपिकल सी बात आई, क्योंकि हिंदुस्तान में आपने सुना होगा और मेरी ऑडियंस जानती है कि पेशे से मैं वकील हूँ, और कहते हैं कि काले कोट वालों का और खाकी वर्दी वालों का अमूमन 36 का आंकड़ा रहता है, क्योंकि एक कोशिश करते हैं कि किसी तरह जो मुजरिम हैं उनको लॉ एंड ऑर्डर के तहत लाएं, और कुछ कोशिश करते हैं कि नहीं, किसी तरह लीगल लूप होल्स के दौरान के जरिए उनको वापस सड़क पर आज़ाद कराया जाए। पर ऑडियंस और आप सब आश्वस्त रहें, आज हम सिर्फ खाकी रंग में और आपके जितने अनेक रंग हैं उन्हीं में सराबोर होने के लिए आए हैं। और साथ ही साथ यदि कभी मेरे सवालों में आपको थोड़ा सा तीखापन, या मैं अगर किसी टॉपिक पर आपको प्रोब करूं, तो भाई बुरा ना मानना, आज होली है। बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है, और मैं तो कहता हूं कि वकालत का और पुलिस का तो चोली दामन का साथ है भाई। दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। हम केस बना के देते हैं तभी आप उस पे काम करते हैं। सही बात है। तो जब हम केस ही नहीं बनाएंगे तो आप काम किस पे करेंगे? तो इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है। वकीलों के साथ 37-38 साल की पुलिस की नौकरी में मेरा कभी कोई विरोध नहीं हुआ। अरे वाह। और बाकी काफी सारे वकील मेरे दोस्त हैं, आज भी हैं, उस समय भी थे, उदयपुर में भी थे, कोटा में भी थे, अलवर में भी थे। और मुझे तो ये खुशी कहते हुए कि आज तक मैं उन लोगों के संपर्क में। अरे मेरे साथ पढ़े हुए कई सारे मित्र हैं जो वकालत करते थे और फिर हाईकोर्ट में चले गए, जज बन गए।
तो भी कोई संबंध में कोई इस तरह का नहीं आया, तो मैं समझता हूँ कि नहीं, विरोधी नहीं है, बहुत ही हम अच्छी एक बात, है, बिल्कुल एक है। बहुत ही अच्छी बात। तो सर आज की जो ये बातचीत होगी हमारी बीच, उसको मैंने रंगों के ही फेजेस में बांटा हुआ है। बहुत अच्छी तो बात है। पहले ही फेज 1 में हम शुरुआत करते हैं कि इतनी बात हमने खाकी रंग पर करी, तो इसी से शुरुआत करते हैं कि आपके लिए खाकी के क्या मायने हैं? देखिए, भारत में जब शुरुआती पुलिस व्यवस्था थी तो सफेद रंग के कपड़े पहना करते थे, अच्छा। और आई थिंक 1758 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उस समय कोई ब्रिटिश ऑफिसर थे, ग्वालन, आई मीन आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बहुत पुरानी बात है। उन्होंने खाकी इसलिए किया क्योंकि यहाँ जल्दी जल्दी कपड़े गंदे हो जाते थे, आंधी चलती है और मिट्टी भी बहुत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिट्टी सब जगह है। तो उन्होंने एक ऐसा रंग, ऐसा कलर ढूंढा जिसके ऊपर दूसरा कलर आसानी से नहीं चढ़ता है, और दूसरा वो गंदा नहीं दिखता है। तो कई बार तो आप जानते हैं पुलिस वालों को 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन लगातार ड्यूटी पे रहना पड़ता है, और कई बार ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है कि कांस्टेबलरी को 5-5 6-6 दिन घर जाने का वक्त नहीं मिलता है। तो अगर आप देखिए कि धवल वस्त्र हो या ब्रिटिश पुलिस के तरह व्हाइट और ब्लू हो या स्काई ब्लू और ब्लू हो, तो वो जल्दी गंदा होगा। उनके यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ हो जाता है, इसलिए हमने खाकी को अडॉप्ट किया। तो खाकी से मतलब क्या है? खाकी से मतलब है कर्तव्य परायणता, आपका डिसिप्लिन, आपका अनुशासन, आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, आपकी जो ड्यूटी है उसके प्रति आपकी लगन, दैट रिप्रेजेंट्स खाकी। तो खाकी मीन्स जिम्मेदारी। दिस इज व्हाट आई फेल्ट इन 37-38 years। अमेजिंग। और आपने जिम्मेदारी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, तो उसी से स्टैन ली जो स्पाइडरमैन के क्रिएटर है, उनका एक कोट याद आया जी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अमूमन, और यहाँ पे एक सवाल में मैं दो चीज़ों के बीच में आपसे पूछूंगा कि ड्यूटी और एक्शन के बीच में, या फिर एक तरह से कहा जाए कि अथॉरिटी और पावर के बीच में जब हम बात करते हैं, कि कई बार सोचते हैं कि शायद विद फियर कम्स अथॉरिटी और विद अथॉरिटी कम्स फियर, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं समाज में, जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जो आपराधिक वृत्ति के हैं उनके अंदर भय होना चाहिए, और जब उनके अंदर भय नहीं होता तो इसका मतलब हम अच्छे से काम नहीं कर रहे। होता यह है कि जो अच्छे सभ्य, सुसंस्कृत और रेस्पॉन्सिबल टाइप सिटीजन है वो पुलिस से भय खाते हैं जी, और जो अपराधी तत्व है उसको भय नहीं है, क्योंकि वो 10 बार थाने में जा चुका है, 8 बार अरेस्ट हो चुका है, तो उसको तो बन गया कि हैबिचुअल हो गया वो तो खाकी का ये दायित्व है कि अपराधियों में भय और नागरिकों में सुरक्षा, ये दोनों का एक हेयरलाइन डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। मुझे याद है, मैं एक जिले में, आई थिंक बूंदी में ही, जब मैं एसपी था, तो कोई मेरे से मिलने आया, उन्होंने यही सवाल पूछा मेरे से कि सर देखिए, अच्छे लोग आपके आने में डरते हैं, लेकिन जो भी अपराधी है वो नहीं डरता है। मैंने कहा वो चिकना घड़ा है, उसके ऊपर पानी का असर नहीं पड़ता है, उसने आज मार खाई है, कल और खा लेगा, परसों और खा लेगा, आज हवालात में रहा, पहले फिर। तो जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसको पहचानना हमारी जिम्मेदारी है। और मैंने तो, जब मैं एडिशनल एसपी भी था, तब भी मैंने मेरे रूम के बाहर, आज तक मुझे याद है, कभी नहीं लिखा मिलने का समय नहीं, कभी भी मिल सकता, क्योंकि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, लोक सेवक हैं, हमारे अंदर कोई अहम नहीं होना चाहिए कि हम कुछ हैं। तो व्हाट डू मीन बाय मिलने का समय? एवरी टाइम इज मिलने का समय। मेरे घर पे भी कोई कंप्लेनेंट आएगा, मैं सुनूंगा उसको, ये नहीं कि मैं किसी सिपाही से कहूंगा इसको क्यों आने दिया अंदर। अरे वो अंदर आएगा इसलिए क्योंकि तुम उसके सर्वेंट हो, जस्ट थिंक ऑफ इट। तो ये डिफरेंस तो करना पड़ेगा। आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, ये हमारा फंडामेंटल। महाराष्ट्र पुलिस का भी तो एक मोटो है जो इसी से मिलता जुलता है, सदरक्षण आए, खल निकलना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर 37 वर्षों के अपने जो पुलिस की जो आपकी सर्विस थी, उसमें पब्लिक परसेप्शन यानी इमेज और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो ड्यूटी है, क्या उसमें कभी डुअल एफर्ट लगा, या आपको लगता है कि अगर ड्यूटी बिल्कुल पक्की तरीके से जैसे आपने बताया वो करते हैं, तो अपने आप पब्लिक परसेप्शन और इमेज जो है वो इम्प्रूव होता है? लोगों की समझ में थोड़ा सा फर्क है।
अगर आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि हम एक शक्ति को अपनी पावर इसलिए देते हैं ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे, ठीक है ना। अब सड़क पे चलना आपका फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब आपके उस राइट को हम थोड़ी देर के लिए कर्टेल करते हैं, व्यवस्था बनाने के लिए। इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी सम प्रोसेशन, इट मे बी सम रैली, it may be movement of VVIP or VIP, something like that, where the security is a concern. Then you detain, you hold, you stop a particular road for certain time period. But people who are aware of the things, you know, आपने कैसे रोक लिया हमारा रास्ता, ये कितनी देर से रोक रखा है, like that. अब उनको कन्विंस करना पड़ता है आपके अधिकारों में इतनी सी देर के लिए कटौती हम इसलिए करते हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे। तो कई बार ये कन्फ्रंटेशन आता है कि जब आपके दायित्व में जो नागरिकों की अपेक्षा है वो कहीं ना कहीं टकराती है। तो ये तो म्यूजिक ऑफ द डे है, आपको बजाना है। अब आप देखें कितना बल प्रयोग करना है यार, कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं है कि इतने % बल प्रयोग करके ये हो जाएगा। मैंने तो कोटा में ही देखा है, इतने ज्यादा कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक दंगे हुए, जब कई बार हमें लगता था कि हमें और ज्यादा फोर्स का यूज करना है। कई बार ऐसा होता है कि आप वाटर कैनन से, लाठीचार्ज से, समझाइश से नहीं कर पाते तो आप रबर बुलेट का प्रयोग करते हैं। उससे भी ज्यादा आगजनी, मारपीट, कत्लेआम टाइप स्थिति हो गई तो आपको फायर आर्म का यूज भी करना पड़ता है। दिस इज ऑल ह्यूमन फैक्टर, इट इज नॉट x plus y का whole square is equal to, no, it is human formula. That is why these days, especially these days, I am going to the police districts, talking to the SHOs, deputy SPs, even SPs, that what is soft skill. You do everything good. पुलिस अपनी तरफ से सर्वोत्तम देने का कोशिश करती है, तो भी जब मैंने पुलिस ज्वाइन की 1979 में और आज 2026 में एक ही बात कही जाती है, पुलिस की इमेज खराब है। जो भी नया अधिकारी आता है कि इमेज को सुधारना है, मैं बदल डालूंगा। अरे यार, ये सिल्वेनिया लक्ष्मण के बल्ब नहीं है जो बदल डालोगे आप, ये एक प्रोसेस है। तो अगर मेरे को लगता है कि मेरे जो काफी सीनियर ऑफिसर थे जो 1960 में आए थे, तो उन्होंने ये दिमाग में बात रखी थी कि इमेज बदलनी है। ये कोई कुर्ता पजामा है क्या कि इमेज बदलनी है। मैं कनाडा गया था, वहां मैंने कम्युनिटी पुलिसिंग की एक्चुअल में ट्रेनिंग ली, समझने की कोशिश की कि आखिर कम्युनिटी पुलिसिंग है क्या। तो मैं एक फंडामेंटल डिफरेंस बताता हूं आपको, क्यों मैं कहता हूं कि कम्युनिटी पुलिसिंग इन कनाडा इज आउटस्टैंडिंग। क्यों? वो जब काम नहीं कर रहे होते हैं पुलिस वाले तो लोगों के घरों में जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, स्कूल में जाके बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों का होमवर्क कराते हैं। वो 2-2, 4-4 कांस्टेबलरी डेली जाएगी, ठीक है। रात को पेट्रोलिंग में अगर 20 व्हीकल निकल रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, हमारे यहाँ तो 2 निकलना भी मुश्किल है, तो उन 20 व्हीकल्स के अलावा 400 वहां पे टैक्सी वाले हैं उसी एरिया में। वो 400 टैक्सी वाले भी फ्रेंड ऑफ पुलिस है। अच्छा, वो कहीं भी कोई घटना घटेगी तो रुक जाएंगे और तब तक वेट करेंगे जब तक कि पुलिस नहीं पहुंच जाती। And they keep on informing the police ki what is happening. They will not interfere, but they will certainly inform. इसी तरह से वहां पर नेबरहुड वॉच है, जैसे कॉलोनी में 20 मकान है, इस मकान वाले का उस पर ध्यान है, उस मकान वाले का इस पर ध्यान है। रात में या कहीं न कहीं एबनॉर्मल कहीं कोई घटना घटी फॉर एग्जाम्पल, तो आसपास के घर वाले पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग हियर, एंड दे वॉच, दे इन्फॉर्म एंड दे हेल्प। आप क्या समझते हो, CNN है, BBC है, रॉयटर्स है, दुनिया भर के न्यूज चैनल है, कहीं कोई घटना घटती तो अचानक वीडियो लाइव आने लगता है, इसी वजह से दिख रहा है सामने कि ये घटना घट रही है, अब ये घट रही है। आप क्या सोचते हो पुलिस ने हर जगह कैमरे लगा रखे? नहीं, पब्लिक अपने कैमरे को ऑन करके पुलिस कंट्रोल रूम से कनेक्ट कर देती है कि दिस इज हैपनिंग। इतना कनेक्शन? जी हाँ। और वो हमारे यहाँ कहीं कोई, मान लो किसी चौराहे पे कोई घटना घट जाए और पुलिस वाले जाके पूछने लगे कि भाई क्या हुआ, सब मैं यहाँ नहीं था। दूसरा कहेगा मेरे तो सर पेट में दर्द था, मैं सो रहा था। तीसरा कह रहा था मेरे को तो कोई आवाज ही नहीं आई। और वहां 20 आदमी पुलिस के पास आके पहुंचेंगे, हमने ये देखा, बिकॉज दे थिंक दे आर प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ द पुलिस।
सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस. हम जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, हमारे बच्चे रहते हैं तो कहते हैं कि अंकल दिस इज माई पुलिस स्टेशन. अगर 7th 8th का बच्चा कहता है कि दिस इज माई पुलिस स्टेशन, यू कैन फील द कनेक्शन बिटवीन दैट. सो वो सॉफ्ट स्किल में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ. अरे भाई, जो कंप्लेनेंट आता है उसको एक गिलास पानी पिला दो. अगर तुम्हारी क्षमता है तो एक कप चाय पिला दो. गांव के देहात के थाने में बूढ़ा दीत और इटावा और खातोली में कोटा की बात करूं, एक बूढ़ा आदमी गांव में से आ रहा है कोई मुकदमा दर्ज कराने, मैस में उसको खाना खिला दो. वो 50 जगह जाके कहेगा पुलिस तो देवता है. हम उनका काम भी करते हैं और गाली भी खाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट टॉट द बिहेवियर पैटर्न. राइट. दैट इज ए मस्ट. सो दिस इज अ फंडामेंटल विच वी शुड लुक. बिल्कुल सर. इस पे हम एक्सपैंड भी करेंगे. जो हमारा थर्ड फेज होगा इस बातचीत का, उसमें हम इसी पर आएंगे कि इमोशनल क्वोशंट और इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी ज़रूरत होती है सर्विस में. फेज 2 पर चलते हैं, जिसमें हम थोड़ा साहस की, थोड़ा लाल रंग की बात करेंगे. क्या कभी पॉलिटिकल प्रेशर और ड्यूटी, मतलब ड्यूरिंग ड्यूटी डिड यू फेस पॉलिटिकल प्रेशर, और यदि हाँ तो उसमें आपने किस तरह अपना जो सही रास्ता है वो कैसे तय किया? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो कई बार आए. इवन व्हेन आई वाज इन, आई मीन, डिस्ट्रिक्ट एसपी, जी. a particular vidhayak wanted certain officers to be posted there, and he was pressing and pressing and pressing. I said okay, I'll do it. मैंने उन लोगों के रिकॉर्ड मंगा के देखे तो they were not good. अगर वो गुड होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, वैसे ही हमें जरूरत है. ठीक है ना. अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो कोई आपको साइड लाइन में नहीं रखेगा. दे वांट टू यूज इट, दे वांट टू यूज द पोटेंशियल. तो मैंने देखा कि नहीं हो सकता है. बड़े पोलाइटली और हम्बली मैंने कह दिया कि सर ये पॉसिबल नहीं है. उन्होंने थोड़ा ऊंचा बोला तो मैंने भी थोड़ा ऊंचा बोला, और अल्टीमेटली मैंने नहीं किया. सो व्हाट हैपेंड, उसके बाद मैं वहां 1 साल और रहा, मुझे कभी कोई काम नहीं कहा उन्होंने, बिकॉज ही नोज कि भाई सामने वाला क्या करता है. अगर आपने 1 बार दबे, 2 बार दबे, 3 बार दबे तो 100 बार भी दबना पड़ेगा. दूसरी बात, आप कंप्रोमाइज मत करिए अपनी पोस्टिंग पे. जहां भी होगी नौकरी करेंगे तो आपको दबने का मतलब ही नहीं है. क्यों दबता है कोई, क्यों दबता है? हमें यहीं रहना है, या फिर करप्ट है. राइट. तो इन दोनों उससे नॉर्म से आगे निकल जाओ ना आप. तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कभी, एक थे अलवर में जब मैं पोस्टेड था, एक मिनिस्टर थे, हर चीज में फोन करते थे, हर चीज में फोन करते थे. और ये सही है कि उनके आधे काम सही होते थे. भाई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनको रेस्पेक्ट तो देनी है. तो जो उनके सही काम है कर दो. व्हाट इज बैड इन इट? वो कहते हैं जी यहां पर बहुत भीड़ रहती है शाम को, यहां एक कांस्टेबल लगा दीजिए केशवपुरा चौराहे पे. वेल, आई विल डू इट. आपने ये चोर को पकड़ रखा, उसको छोड़ दीजिए. नो, आई विल नॉट डू इट. सिंपल. यू हैव टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है ये तो कहना गलत है. राइट. लेकिन आप देखिए कि मेरी पोस्टिंग्स जहां रही, जैसे फॉर एग्जांपल इन कोटा, I think on one posting I was there for 4 years. Wow. Additional SP Kota Rural, हाँ. more or less I was there for 4 years. जी. और जब मैंने मेरे बॉस लोगों से कहा कि सर मुझे 4 साल हो गए, मुझे यहाँ से हटाइए, बहुत दिन हो गए मुझे, तो एक बहुत अच्छे एसपी थे, मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा ठीक है मैं करवा देता हूँ तुम्हारा चेंज. तो उन्होंने बात की और मेरा चेंज करा दिया. पहले मैं ग्रामीण था, फिर सिटी में लगा दिया. बोले चेंज करा दिया. अरे सर मैं कोटा से हटना चाहता हूँ. बोले नहीं, कोटा ही रहना है आपको. सो कोटा में इतना लंबा एक जगह पे रहना इज नॉट इजी. इट्स नॉट इजी. देन आई वाज इन उदयपुर अगेन आई वाज फॉर 4-5 इयर्स. बीच में 1 साल के लिए बाहर जाना पड़ा मुझे, डूंगरपुर. अदरवाइज अगेन आई वाज इन मोर और लेस 2000 to 2006 आई वाज इन उदयपुर. तो ऐसा है कि अगर आप आउटपुट देंगे, अगर पब्लिक को सुनेंगे, और आम आदमी आपके पास आने में डरेगा नहीं, तो यू आर ए सक्सेसफुल. और इसी में सर ये भी बात आती है कि 4 साल 5 साल इन पुलिस सर्विस, एंड आप यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ये बहुत रेयर होता है क्योंकि इसमें कई बार बाईपार्टिजन भी आपको अप्रूवल चाहिए होता नहीं, बीच में हो गया ना कि इस पार्टी की सरकार थी, कुछ घटना घटी, उस पार्टी की सरकार हो गई, उस पार्टी की सरकार हो गई, सरकारें 3 बार बदल गई, हम वहीं बैठे रहे. तो ये बहुत रेयर बिकॉज नो वन वांटेड टू लीव, कि नहीं आपको तो रहना है. बहुत बड़ी बात. सो सर एक
हालांकि आपने इस बारे में थोड़ा सा पिछले कुछ आंसर्स में जिक्र किया था, एक बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन होती है जब मॉब वायलेंस या मॉब अनरेस्ट के, या जो हम आमतौर पर कई बार हम सोचते हैं कि पब्लिक अनरेस्ट हो जाता है किसी सिचुएशन को लेके, तो वहां पे डिफिकल्ट डिसीजंस आप कैसे लेते थे? ये मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। व्हेन देयर इज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और उन्होंने फॉर एग्जांपल से रोड ब्लॉक कर दिया है, तो हम लोगों की सबसे पहली सिखलाई क्या होती है? गो एंड नेगोशिएट, टॉक टू देम। एंड मैंने जहां तक देखा है 50%, इवन इन बॉस्निया व्हेन इट वाज अ वॉरिंग कंट्री, देयर वाज ए रोड ब्लॉकेड, मैं गया मेरे 2-3 साथियों के साथ, बात की, उन्होंने रोड ब्लॉक खोल दिया। इट हैपेंस इन डूंगरपुर, इट हैपेंस इन बांसवाड़ा, ट्राइबल एरिया में बहुत ज्यादा होता है। छोटी छोटी बात पे, हरियाणा में देखा हुआ आपने बहुत ज्यादा, जरा सी बात पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, रोड ब्लॉक कर दिया। तो वो नेगोशिएट करके, समझाइश करके, उनकी भावनाओं पर, उनकी इच्छाओं पर सही खरा उतर के कि ठीक है हम जांच कराएंगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली खुल जाता है। लेकिन जब मॉब, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीसफुल क्राउड एंड मॉब। मॉब मीन्स लॉ एंड ऑर्डर इज ऑन स्टेक। कानून व्यवस्था जब दाव पर लग गई या शक्ति का बल का प्रयोग होने लगा, लूटपाट होने लगी, हिंसा होने लगी, तब आपको बल का प्रयोग करना है। और ये बिल्कुल एल्गोरिथम की तरह से है, बिल्कुल पाइथागोरस की तरह से है, ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो ये, मैट्रिक्स की तरह। हाँ, बिल्कुल उसी तरह से है कि पहले आप नेगोशिएट करेंगे, नहीं होगा तो आप वाटर कैनन का उपयोग करेंगे, उसके बाद भी नहीं होगा तो लाठी चार्ज करेंगे, लाठी चार्ज से कंट्रोल नहीं तो रबर बुलेट्स का काम करेंगे, आई मीन यूज करेंगे, एंड द फाइनल इज द फायरिंग। अभी कत्लेआम हो रहा है, it generally happens in frenzy of communal violence, and sometime you might have seen in North Rajasthan during agrarian problem, किसानों के दंगे के समय गरसाना और उस तरफ काफी सारी प्रॉब्लम हो गई थी। then you have to resort to the firearm, there is no via media। कई बार होता है कि आप देखिए विदेशों में भी होता है एक्सट्रीम केसेस में, तो उसका एक फिक्स है कि इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कितने पब्लिक है, आपने पहले से एंटिसिपेट किया है कि नहीं, आपका इंटेलिजेंस फेल्योर तो नहीं है। उस हिसाब से अगर इंटेलिजेंस सही हो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, पहले से आप अगर जानकारी रखते हो, तो शायद इतना बड़ा बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता। दूसरा, लोकल लोगों से आपकी कितनी जान पहचान है, कितना टाई अप है। मुझे कोटा की बताऊं, मैं सांगोद में कहीं कोई घटना घट गई, मुझे रिपोर्ट आई, मैं फोन पे एसएचओ कहता था कि उस आदमी से मेरी बात कराओ, मुझे पता है वो प्रॉब्लम वहां क्यों हुई है। बिकॉज इतना रहने के बाद मोड़क में क्या हो गया, ढाबा दे में क्या हो गया, रामगंज मंडी में क्या हो गया, यहां बैठ के मैं बता सकता था, बिकॉज आई नो द पीपल। और जब मैं लोगों से फोन पे सामने बैठ के बात करता था, नहीं शुक्ला साहब ने कह दिया आप अपने को विड्रॉ करना, नहीं करना, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, दैट इज इट। सो यू हैव टू हैव पर्सनल पब्लिक सपोर्ट, ट्रस्ट आप में हो। ट्रस्ट होना बहुत बड़ी बात है। राइट सर, फेज 3 की तरफ चलते हैं, पीले रंग की तरफ, जो आपका ट्रेनिंग का, सॉफ्ट स्किल्स की, इमोशनल इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे थे, और अभी भी आप जैसे आरपीएससी या यूपीएससी की ट्रेनिंग या उनके जो इंटरव्यूज होते हैं वो देखते हैं जी। हाउ इम्पोर्टेंट इज सिविलिटी इन सिविल सर्विसेज? That is a fundamental. That is a fundamental. You know, there is a difference between sympathy and empathy. Sympathy is not always required. It is something bad has happened and सांत्वना, yeah, that is. Empathy should be internal part of your personality. अब आप सोचो कि कहीं किसी को सपोर्ट करना है, किसी वजह से सपोर्ट करना है, या उसके प्रॉब्लम को एंटिसिपेट करके या इंटरप्रेट करके समझना है, तो आपको वो सिविलिटी और सिविलियन आपका एस्पेक्ट बहुत जागृत होना चाहिए, बिल्कुल हो जाना। जी सर, आजकल जब आप नए ऑफिसर्स की ट्रेनिंग लेते हैं, देखते हैं, तो व्हाट डू यू सी? ये पुलिस पे ही जाता है ज़्यादातर सवाल, नए पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में, तो जब आप उस फेज में थे और जब अब आप नए ट्रेनीज को, कैडेट्स को देखते हैं, तो व्हाट चेंजेस डू यू सी इन देम? They are good. I mean, the young officers who are coming when I was in police academy, or I go to the academy for training the session, taking the session, they are really good.
बट ये क्या है कि उनकी उम्मीदें, आकांक्षाएं और उनका जो एक विजन है बहुत अलग तरह का है, जो सत्य का धरातल है उससे अभी वो बहुत दूर है। ठीक है ना, हर आदमी दबंग नहीं बन सकता। यू सी, अभी क्या हुआ पिछले कुछ दिनों, बॉलीवुड की बात को, कुछ फिल्में ऐसी आई जिसमें कि पुलिस को पॉजिटिव दिखाने लगे। पहले तो बहुत नेगेटिव दिखाते थे, या तो पुलिस वाला कॉमेडियन होता था या करप्ट होता था, इस तरह के लोग होते थे। नाउ यू सी फिल्म लाइक सरफरोश और देव, अब तक 56, even I mean many other films, I don't remember all the names, but ultimately पब्लिक में ये जा रहा है कि नहीं यार, पुलिस ठीक होती है, पुलिस को भी दर्द होता है। ये चीज लोगों की समझ में आ रही है। तो अब जो पुलिस ऑफिसर्स को मैं ट्रेनिंग देता हूं उनको यही कहता हूं, कुछ मत करो, सिर्फ एक चीज देखो कि सामने वाला अगर तुम्हारे पास आया है, आंख बंद करके सोचो कि अगर वो तुम होते तो क्या करते। कहते हैं ना कि जिसके पैर में चुभता है कील उसी को पता होता है। तो अपने आप को ऐसी स्थिति में, एक बूढ़ा आदमी आया, उसने कहा साहब मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ मारपीट हुई, ये हुआ। तुम सोचो अगर वो तुम्हारे पिताजी के साथ होता तो तुम क्या करते। जस्टिस अपने आप हो जाएगा जी। तो ये जो आत्म मंथन है, आत्मचिंतन है, यहां पर आकर के हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, यहां पे आके एम्पैथी की बात करते हैं, तब हमें समझ में आता है पुलिसिंग इज ए नोबल जॉब। रात को खाना खाओ ना, मैं शुरू में जब ट्रेनिंग में था अलवर डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं खाना खाने के समय शाम को बाय गॉड सोचता था कि आज मैंने किसी का भला किया क्या, किसी के भी आंसू पोंछे क्या, और अगर हां तो खाना खाओ। और कुछ नहीं किया, आए और गए, या किसी के दुख दर्द को आपने कम नहीं किया। कई एग्जाम्पल पुलिस की लाइफ में मेरे साथ हुए। एक्चुअली आई एम राइटिंग माई बुक, तो उसमें इन सारी घटनाओं को, हालांकि नाम बदल के, क्योंकि यू कैन नॉट यूज द नेम ऑफ द पीपल, बट बहुत बहुत सीखने को मिला है। उदयपुर का एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं, यू विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड। हम लोग, रात का टाइम था, मैं पेट्रोलिंग पे निकल जाता था, आई वाज एडिशनल एसपी सिटी, तो चौराहे पे खड़े थे, जैसे चेटक सर्कल। तो 3-4 लोग, एक कोई मेरा परिचित मिल गया जो जयपुर में मेरे साथ पढ़ता था, तो मैंने गाड़ी रोक ली, वहां रुक के उससे बात करने लगा। तब तक एक सज्जन आए स्कूटर से जो उनके परिचित थे। उन्होंने 10-10:30 बजे की बात होगी, तो उन्होंने कहा कि आप प्रोफेसर हैं उदयपुर यूनिवर्सिटी में, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में। नमस्कार सर। उन्होंने कहा आप यहाँ के एडिशनल एसपी। अरे सर पुलिस को दूर से प्रणाम, अपन तो सर पुलिस से दूर रहते हैं। आई डिडंट फील ऑफेंडेड, ओके, इट इज हिज विजन, ही इज अ प्रोफेसर। 4 दिन के बाद सुबह 10 बजे वो मेरे ऑफिस आए। मैंने कहा आप और यहाँ? अरे सर मैं कलेक्ट्रेट आया था किसी काम से, नीचे कोई मेरा स्कूटर उठा के ले गया। मैंने कहा सर पुलिस से दूर रहना चाहिए। अब बाई दी में क्या हुआ कि वो 2 बजाज के स्कूटर एक जैसे थे। कोई बंदा आया, उसका स्कूटर लॉक नहीं था, इनका स्कूटर था, किक मारी, स्टार्ट किया, चल दिया वो। अब मुश्किल से वो हाथी पोल तक गया होगा 1 किलोमीटर, उसने देखा इसमें सब्जियां रखी है, स्कूटर तो मेरा नहीं है। सो ही केम बैक। अच्छा, बाई दी में मैंने वायरलेस पे मैसेज किया कि इस नंबर का स्कूटर गायब है, तो जरा तलाश करिए इसकी, अभी अभी निकला है कलेक्ट्रेट से। 1 मिनट बाद ही किसी सिपाही का फोन आया कि सर स्कूटर तो यही है। देखा सर, आपके कहते ही मिल गया। मैंने कहा यार वो तो बाई दी में, नीचे उसको पूछा, उसने कहा साहब मेरा स्कूटर ये खड़ा, गलती से मैं ये लेके चला। तो अब जिसके दिमाग में नोशन जो भरे हुए, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हम जहां रहते हैं, रहते थे, अपने को जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई, बहुत खूबसूरत बात जी, बिल्कुल सर। इसी के साथ एक चीज और कि अब यही जो यंग कैडेट्स या यंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग में हैं, वहां पे अब आप क्या देखते हैं कि उनके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं? या तो वो माइंडसेट है, ड्यूटी के प्रति समर्पण है, उसकी बात करें, इज देयर अ चेंज दे नीड टू मेक दैट यू सी इन देम? अनडाउटली हमारे बिगनिंग जब पुलिस की नौकरी थी, तब में और अब में बहुत डिफरेंस है। चैलेंजेस ज़्यादा है, क्राइम बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ी है, और अभी इन दिनों तो यू आर वेरी वेल अवेयर दैट साइबर क्राइम इज हैपनिंग। सो उसमें कितनी तरह के एक्सटॉर्शन हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, आपका अकाउंट खाली हो जा रहा है, ओटीपी से देश चल रहा है, लाइक दैट। तो अब हमारे पुलिस ऑफिसर्स को ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा,
ज़्यादा टेक्निकल से भी होना पड़ेगा, हर चीज़ की नॉलेज उनको करनी पड़ेगी। हमारा थाने का सब इंस्पेक्टर, अभी मैं कहाँ था, सॉरी इट वाज इन यूपी, प्रतापगढ़, कौन सा जिला, सीतापुर। तो वहाँ एक सब इंस्पेक्टर बोला सर मुझे ये सब चलाना नहीं आता, मतलब उसको व्हाट्सएप नहीं आता, सिग्नेचर कुछ नहीं, मोबाइल फोन कर सकता है। मैंने कहा बेटे बेटे नहीं, ही वॉज सीनियर, ओल्ड फेलो। मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। अभी हम क्या करते हैं, डिटेल कॉल रिपोर्ट लेते हैं, उससे हम ट्रैक करते हैं कि इनके मिलने वाले कौन है। कॉल को हम लगा करके देख लेते हैं ये मोबाइल कहाँ चल रहा है, ये गाड़ी कहाँ चल रही है। तो नॉलेज तो होगी ना। अगर मुझे पता है कि ये मुलजिम एक्यूज्ड फरार है, एब्सकॉन्ड कर रहा है, तो सबसे पहले मैं उसके फेसबुक को चेक करूंगा, हु आर द फ्रेंड्स, वेयर आर दे, उसका इंस्टाग्राम चेक करूंगा, उसका व्हाट्सएप चेक करूंगा, उस ग्रुप को चेक करके मैं लोकेट करने की कोशिश करूंगा वेयर ही कैन बी। अगर मुझे नॉलेज नहीं होगी तो मैं कैसे करूंगा? तो वो सारी चीजें हैं। तो अब कंप्यूटर से भी होना पड़ेगा, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। अब हर जिले में हम लोगों ने फॉरेंसिक साइंस की टीमें भेज दी हैं, गाड़ियां भेज दी हैं, क्योंकि फॉरेंसिक का जो जो यूज है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है। इट इज नॉट ओनली कि 50 साल पहले फिंगरप्रिंट फुटप्रिंट लेते थे, अभी तो हम बहुत सारी चीजें पता कर लेते हैं। तो अभी जो नए लोग आ रहे हैं उनके सामने चैलेंजेस हैं, सीखने का चैलेंज है, डिवोशन का चैलेंज है, और स्मार्ट रहने का चैलेंज। राइट, स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, लगभग आपने सारे ही क्वेश्चंस जो थे इस फेज के वो तो आंसर कर ही दिए। जब आपने बात करी इमोशनल क्वोशंट क्यों होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ऑफिसर्स के लिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज। और इसमें हम बात करेंगे आपके जो फॉरेन असाइनमेंट्स थे, जैसे यूनाइटेड नेशंस के लिए आप पीस कीपिंग फोर्सेस में गए, तो थोड़ा उस बारे में कि बॉस्निया क्रोएशिया में आपका क्या असाइनमेंट था, वहाँ क्या सिचुएशन, वाज इट ड्यूरिंग द 1999 वॉर? वेल इट वाज द बाल्कन वॉर। हाँ, 1991 till 1996 it lasted. It was basically breaking of Yugoslavia. युगोस्लाविया में 6 रिपब्लिक होते थे, उनको मिलके एक कंट्री टीटो ने आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बनाई थी। उस वॉर में ये आपस में इतना लड़ गए और पीछे से इनको सपोर्ट मिलने लगा रशिया एंड अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज का। तो एक्चुअल में इट वाज ए वॉरिंग कंट्री व्हेन वी लैंडेड। अब क्या हुआ कि इन्होंने ऐसा तय किया टीटो के जाने के बाद कि रोटेशन से प्रेसिडेंट बनेगा कंट्री का, युगोस्लाविया का। तो जब नंबर आया कि भाई स्लोवेनिया वाले का नंबर आ गया, तो सर्बिया पावरफुल था। सर्बिया वाज युगोस्लाविया, बेलग्रेड जिसकी कैपिटल थी। तो सर्बिया ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, फिर मना कर दिया कि नहीं हम स्लोवेनिया वाले को नहीं बनने देंगे, हम ही प्रेसिडेंट रहेंगे। रोटेशन तोड़ दिया। तो स्लोवेनिया ने 2-4-5 दिन की वेट की, फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया। तो वो तो दूर था, जर्मनी से लगा हुआ था, वहां कुछ हो नहीं सका। फिर क्रोएशिया ने कर दिया। फिर सर्बिया तो अलग था ही, मोस्ट पावरफुल था। मैसिडोनिया, मॉन्टीनीग्रो। तो अल्टीमेटली बोस्निया में ऐसा था कि सभी थे, क्रोएट भी थे, सर्ब भी थे, मुस्लिम्स भी थे, मुस्लिम काफी थे। तो उनमें जबरदस्त वॉर शुरू हो गई। दैट वाज द बाल्कन वॉर। युग में साउथ, स्लाविक में स्लाविक कंट्री, युगोस्लाविया साउथ स्लाविक कंट्रीज। डाइटन एग्रीमेंट साइन हुआ था 95 में, और 96 जनवरी फरवरी या मार्च में हम लोगों को वहां भेजा गया। जब हम 80 ऑफिसर इंडिया से गए थे, टोटल हम शायद 1700-1800 पुलिस ऑफिसर थे पूरे वर्ल्ड से, अलग अलग 40 कंट्रीज से हम लोग गए थे। तो पहले हम लोगों को क्रोएशिया की कैपिटल जाग्रेब में ट्रेनिंग दी गई, 7-8 दिन की ट्रेनिंग थी। फिर हमको इलाके में डाल दिया गया, वहाँ की लैंग्वेज के लिए इंटरप्रेटर थे, वहाँ की हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ाई। और हमें यह था कि पूरा पुलिस सिस्टम कोलैप्स कर गया है ही नहीं, वॉर में मर गए सब, तो अपने को पुलिस सिस्टम बनाना है। और जो सर्ब, क्रोएट और मुस्लिम्स लड़ रहे हैं उनको अलग अलग करना है। इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो मैं नॉर्थ बोस्निया में तुजला एरिया में ग्राचा नीचा एक पुलिस स्टेशन था, तो मैं वहाँ का इंचार्ज बन के गया, यूएन पुलिस का इंचार्ज बन के। थोड़े दिन रहा, 2-3 महीने। ट्रबलसम आई, इविक्यूएशन भी हुआ, हमको निकाला भी गया वहाँ से। लेकिन अल्टीमेटली फिर मेरा ट्रेनिंग यूनिट में सिलेक्शन हो गया, दैट इज इन क्रोएशिया। सपोर्ट यूनिट कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर कहीं से आता है तो वहाँ उसको ट्रेनिंग दी जाती है।
तो मैंने ही चाहा था कि मुझे ट्रेनिंग में मौका मिले, और मुझे मौका मिला क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेनर्स होते थे वो अमेरिकन होते थे, अमेरिकन, ब्रिटिश, स्वीडिश, नेटो फिन, वाले। वही लोग ट्रेनर होते थे। सो आई सेड व्हाई नॉट इंडियंस। सो आई मेट द चीफ, ही वाज काइंड इनफ टू कि आप क्लास लीजिए। मैंने क्लास ली, उनको पसंद आई, उन्होंने कहा नहीं यू कैरी ऑन। तो मैं कंटिन्यूअस वहाँ पढ़ाता था, हिस्ट्री ऑफ यूगोस्लाविया पढ़ाता था, पुलिस मॉनिटरिंग, इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन करवाने थे हमको, हाँ। इलेक्शन मॉनिटरिंग पढ़ाता था, ज्योग्राफी पढ़ाता था, वहाँ की हिस्ट्री पढ़ाता था, काफ़ी सारे सब्जेक्ट में लेता था। फिर बीच में मुझे मौका मिला कि अलग अलग कंट्री जाके पुलिस ऑफिसर्स को सेलेक्ट करके लाने का। तो वो एक अरसा ऐसा था कि मुझे घूमने का मौका मिला, दुनिया देखने का मौका मिला। और उसके बाद फिर कंटिन्यूअस मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में रहा, तब मुझे बाहर मौका मिला जाने का। फिर बच्चे बाहर रहने लग गए, तब मौका मिला। तो आई एम नॉट श्योर, यूरोप का तो हर कंट्री मैंने देखा हुआ है, कोई भी कंट्री नहीं छोड़ा है। एशिया पैसिफिक में, साउथ एशिया में, वेस्ट एशिया में, अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज घूमे हैं। तो बड़ा कंट्री तो मैंने कोई छोड़ा नहीं है, सिवाय एक चाइना के, जहां मेरा जाने का मन नहीं करता। फिर पुलिस की ट्रेनिंग में ऑस्ट्रेलिया चले गए हम, काफी दिन रहने का मौका मिला। तो बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, रशिया है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, सब घूमा है मैंने, और खूब जम के घूमा है। क्रोएशिया में तो थे हम, लेकिन फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, हम लोग छुट्टियां मनाने चले जाते थे। हमें छुट्टी मिलती थी, वीकेंड मिला तो हंगरी चले गए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, पोलैंड चले गए, कभी हम चेक रिपब्लिक चले गए, ऑस्ट्रिया चले गए। तो ऐसे रोमानिया, बुल्गारिया खूब घूमे हम लोग, खूब घूमे, इटली खूब घूमे हैं, बहुत मौका मिला, दुनिया देखी। और अब ये मुझे लगता है कि चूंकि 40 देशों के पुलिस वालों के साथ वहां नौकरी करने का मौका मिला, तो आई कैन टेल यू किस कंट्री का आदमी इंडियन के लिए क्या सोचता है, मुझे पता है। सर यही पूछ लेता हूँ मैं सवाल बहुत यही सवाल मेरा था कि कोई ऐसी चीज की हम, जब जैसे मैं भी बाहर पढ़ा था, तो आफ्टर लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर सिग्निफिकेंट टाइम, तो आप देख लेते हो कि हाँ यहाँ का इंसान क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, दूसरा आपके देश के बारे में वो क्या सोचता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगा कि इंडिया का उस टाइम पे परसेप्शन, और अभी भी जब आप ट्रैवल करते हैं, तो व्हाट इज द परसेप्शन एंड हाउ डू यू मेक अ चेंज इफ इट इज स्लाइटली? हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी है अपने बारे में, हमें, कि हमें सब जानते हैं। ओके। अब छोटी छोटी कंट्रीज यूरोप के में गया तो दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंडिया। अच्छा। लाइक आई वाज इन वेयर, स्वीडन आई थिंक। तो स्वीडन में एक बहुत नॉट वेरी सीनियर बट एक सीनियर ऑफिसर ने पूछा मेरे से कि व्हाट इज ताजमहल, इज इट यूनिवर्सिटी और व्हाट, व्हाई पीपल टॉक ऑफ ताजमहल? Then I said कि you don't know, this is one of the, I mean, wonders of the world and this and that. Oh, don't tell me what is this? People talk of what? People talk of Mahatma Gandhi. अब सबसे आपको आश्चर्यजनक बात बताऊंगा, इट विल बी अ शॉक टू यू। पुलिस ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूं तो अमेरिकन पुलिस ऑफिसर सबसे पुअर नॉलेज का पुलिस ऑफिसर है, सबसे कम ज्ञान दुनिया के बारे में अगर किसी को, तो अमेरिकन पुलिस ऑफिसर है। दे नो ओनली अबाउट देयर स्टेट। जैसे मान लो कि मैं फ्लोरिडा में हूं, तो फ्लोरिडा का पुलिस ऑफिसर लॉस एंजल्स के कानून के बारे में नहीं जानता, क्योंकि वो सब इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स हैं, स्टेट्स हैं, तो उनको अपना कानून पता है। आई डोंट नो वेदर दे डू इट और नॉट। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो पिट्सबर्ग में तो ऑफेंस है, लेकिन बगल में बफेलो है, वहां वो ऑफेंस नहीं है। अच्छा, ये यूनिक कंट्री, मोस्ट ब्रिलियंट, आई टेल यू। आई मीन दुनिया देखी अब तो मैंने, मोस्ट ब्रिलियंट पीपल आर इन इंग्लैंड, आई मीन यूनाइटेड किंगडम, दे आर इन जर्मनी, वेरी गुड, नीदरलैंड्स, very knowledgeable and intelligent, even the Scandinavian countries, they are very good. I mean, tell you, कहाँ पुअर है? स्पेन। okay. They don't know much about things. फ्रांस वाले हमसे डरते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती, हम इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो अपने हाल में मस्त रहना चाहते हैं। जर्मनी वाले आगे आके हाथ मिलाएंगे आपसे, दे वांट टू मेक यू फ्रेंड, बिकॉज इंग्लिश आती है उनको। जर्मनी में इंग्लिश बच्चों को पढ़ाई जाती है, फ्रांस में नहीं पढ़ाते। इटली है, स्पेन है, यहाँ पुर्तगाल है, उनकी पुर्तगीज, स्पेनिश, इटालियन, वही लैंग्वेज चलती है, तो उसमें भी प्रॉब्लम है।
मैं वेस्ट एशिया में गया, जॉर्डन में मैं गया, कुवैत में गया, दुबई में गया, दे लाइक अस, दे थिंक समथिंग एक जैसा है। साउथ ईस्ट एशिया में चले जाओ, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, वो लाइक करते हैं हमको, वो अच्छा समझते हैं। जापान वाले भी, आई टेल यू, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, उनके अपने रिजर्वेशंस हैं, लेकिन बुद्धिज्म इज वन रीजन दे लाइक अस। साउथ कोरिया में गया तो लोगों ने इतना वेलकम किया मुझे साउथ कोरिया में कि क्या नहीं कर दे हम आपके लिए, लाइक दैट। इवन द रशियंस, आई मीन ओवरऑल दे आर फ्रेंडली विद इंडियंस, वेरी वार्म। मैं तो वहां घूमता था तो लोग किसी से बात करो तो उनको इंग्लिश नहीं आती तो भी वो रुक के आपकी हेल्प करना चाहेगा। सर आई कैन वाउच फॉर दिस वन। मेरी जो जीवन में पहली इंटर्नशिप थी 2015 में, मैं तो लॉ स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर में था। इट हैपेंड टू बी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सेंट पीटर्सबर्ग में, रशियन फेडरेशन में। मैं अपना रास्ता ही भूल गया जाते जाते। दे विल हेल्प यू। और उसको इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे रशियन नहीं आती थी, और उस टाइम 2015 में ट्रांसलेटर इतना अच्छा नहीं काम करता था। बट वो बंदा मुझे छोड़ने गया, जहां तक कोर्ट की गली थी वहां तक छोड़ा, और दिस हैपेंड विद मी आल्सो, वापस गया सो इट्स हमारे एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मॉल है, गुल्म कहते हैं शायद उसको, क्रेमलिन के बगल में ही है, तो बहुत शॉप्स हैं ये, उसमें हमारे एक इंडियन की शॉप है, तो उसका मैंने नाम देखा, इंडियन टेलरिंग मार्ट, और उसके बेसमेंट में, अब तो मेरी उनसे दोस्ती हो गई, कोटवानीज, द बिग पीपल फ्रॉम मुंबई, लेकिन रशिया में उनका नाम है कोटवानी, जो बड़े वाले हैं मनोज कोटवानी, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी रशिया। मुझे बीजेपी रशिया के प्रेसिडेंट है, आई मीन दे आर गुड पीपल। तो उन्होंने कहा मुझे आप ये जगह घूम लीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कोई बंदा दे दो ना मुझे आप जो मेरे साथ चले, उन्होंने कहा ठीक है दे दूंगा, एंड दे गेव मी वन रशियन फेलो, और पॉजिटिव क्या बताया, ही नोज इंग्लिश, सो ही कैन बी गुड। फिर वहां जाकर के पार्क में, इधर उधर म्यूजियम्स में, इस्कॉन टेम्पल में हम गए, एवरी पर्सन वांटेड टू हेल्प। गो टू नीदरलैंड, गो टू एम्स्टर्डम, नो वन विल हेल्प। हाँ, ये तो है। फ्रांस में किसी भी सिटी में चले जाए, नो वन विल हेल्प, बिकॉज आप इंग्लिश बोलोगे और वो गर्दन हिटा के निकल जाएगा। तो मैंने तो एक बार, मैं और मेरी वाइफ फंस गए थे, रास्ता भूल गए थे पेरिस में, तो हमने हिंदी में बात करना शुरू किया, भाई साहब कृपा करके हमारी मदद करिए। उसको कुछ नहीं समझ आता था, पर रुक गया हेल्प करने। आई मस्ट हेल्प देम। अगर मैं कहता ए जेंटलमैन कैन यू हेल्प मी, वो निकल जाता हूँ। परसेप्शन ऑफ लैंग्वेज, परसेप्शन, उनको अच्छा इनको इंग्लिश चाहिए, ठीक है, समझ गया। तो ये प्रॉब्लम है। स्पेन में भी लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। अब जॉर्डन में मैं था, इवन इन कुवैत, इन दुबई, इन बहरीन, कई कंट्रीज में, कतर, लोग इंग्लिश नहीं जानते तो भी आपसे कहे ये हमारे जैसा है, हमारे जैसा है, लाइक दैट। दे आपको पता है कितने 10 लाख से ज्यादा लोग दुबई में रहते हैं, इंडियंस, शायद मोर देन दैट। सो उनको तो अपना घर ही लगता है, दिस इज आवर होम, और अपने आप को दुबई में ज्यादा सेफ समझते हैं। अब ठीक है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम इज डिफरेंट, यू नो, बाकी इंटरनल दुबई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं सामान भी भूल जाओगे तो वापस मिल जाएगा, ईमानदारी तो है। हाँ, दिस आई सॉ इन इस्तांबुल, इवन गजब। तुर्की, मेरा फोन रह गया कार में, टैक्सी में, वी वर स्टेइंग इन नोवाटेल होटल, तो अरे फोन कहाँ रह गया, मैं काउंटर पे गया होटल के, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरे को कैब छोड़ने आई थी, मेरा फोन रह गया। बोला यू विल गेट इट। वो कॉन्फिडेंस से कह रहा, मैं कहा कैसे? बोले सर हर गाड़ी जो आती है जाती है वो हमारे कैमरे में है, तो जो आपको उतार के गया अभी मैं चेक करता हूँ। उसने चेक किया, गाड़ी का नंबर उसने एंटर किया, और गाड़ी के नंबर के मालिक का नाम आ गया। उसने उसको फोन किया कि तुम्हारी गाड़ी में पीछे, बोले हाँ साहब एक फोन रखा है, और मैं एयरपोर्ट आ गया हूँ, मेरी पैसेंजर है, छोड़ करके, और मैं ड्रॉप करने आऊंगा मोबाइल। ही केम एट अराउंड 11 PM, 7 बजे ड्रॉप किया था उसने मुझे, 11 बजे आके उसने मुझे मेरा फोन लौटाया। मैंने उसके एज कर्टसी $50 दिए कि तुम आए हो, तुम्हारा खर्चा हुआ है। कहता नहीं सर, गिव मी $10, आई हैव ट्रेवल्ड ओनली दिस। ईमानदारी, $10 दीजिए मुझे, नॉट $50। हमारे यहाँ होता था कहता 50, 100। तो ये डिफरेंस समझ में आता है। अच्छा, हमारे यहाँ पता नहीं क्या परसेप्शन है कि फॉरेनर है तो पता नहीं उससे कमा लो। यार ये मैंने बहुत सारे कंट्रीज घूमे, ये नहीं देखा मैंने। यू नो, दिस इज सिटी कॉल्ड व्हाट,
मेलबर्न, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। जी। तो ऑस्ट्रेलिया में मैं रहा हूँ कुछ दिन, पुलिस ट्रेनिंग में गए थे हम। तो वहां एक चॉकलेट कलर की ट्राम चलती है, हाँ, दैट इज फॉर टूरिस्ट, ओल्ड वन। दैट इज ओनली फॉर टूरिस्ट, नॉट फॉर द लोकल्स। बिल्कुल, लोकल बैठते नहीं उसमें। एंड इट इज फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज फ्री, पैसा नहीं लगता उसमें। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया वाले सोचे हम भी कमाए टूरिस्ट से। नहीं, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हमारी सिटी का, और सबसे नीट एंड क्लीन रखते हैं। मैंने कहा यार इसमें कोई ऑस्ट्रेलियन नहीं चढ़ रहा, बोले नहीं चढ़ेगा, उसको किराया दे के जाना है। सही बात है सर। इतनी सारी बातें हैं जो आपसे सीखने को और सुनने में इतना मजा आता है, ऐसा लगता है किसी एक दिन एक पॉडकास्ट सिर्फ आपके ट्रैवल एनेक्डोट्स पे ओह हो ओह जाए। क्योंकि अब हम फेज 3 पे चलते हैं, जी। फेज 5 पे चलते हैं, जो लास्ट एक तरह से हमारा फेज है। हरे रंग पे बात करते हैं, संस्कृति पर, कला पर, क्योंकि आपको लिटरेचर का, और दर्शक जानना चाहेंगे कि सिल्वर स्क्रीन पे भी सर ने जो है अपनी जो है शिरकत की है। और खाकी ऑन सिल्वर स्क्रीन, ये मेरा पहला क्वेश्चन होगा आपसे, क्योंकि आपने पोर्ट्रे भी करा है और आप उस सिनेमा स्कोप के करीब भी रहे हैं, सिल्वर स्क्रीन के करीब रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अभी या आज से पहले क्या रियलिस्टिक ढंग में खाकी को दिखाया गया है सिल्वर स्क्रीन पर, या कुछ क्रिएटिव लिबर्टी ली जाती है इसमें? नहीं, लिबर्टी तो ली जाती है क्योंकि उनको कहानी बनानी है, उनको राम लक्ष्मण सीता की कहानी बनानी है, तो भी कुछ न कुछ उनको जोड़ना है, एक मुलम्मा चढ़ाना है। अभी आपने धुरंधर हाँ, देखी होगी, काफी चर्चा में थी। पहले वाली जब बॉर्डर बनी थी तो रियलिटी पे बनी थी। इवन मुझे याद नहीं आ रहा श्याम बेनेगल की या किसकी फिल्म थी, अर्ध सत्य, जी, आई डोंट रिमेम्बर। ओमपुरी। ओमपुरी वाज एक्टर। फिल्म श्याम बेनेगल जी ने बनाई थी या किसने, गोविंद निरानी ने बनाई थी, आई एम नॉट श्योर, भूल गया मैं। उसमें पुलिस की रियलिटी बताने की कोशिश की थी कि कहाँ जूझता है बंदा, कहाँ इसको स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी पुलिस की रियलिटी की फिल्में बन रही हैं, व्हाटएवर इज द रियल। अगर करप्शन भी है तो रियल। अभी मनोज वाजपेयी की एक दो अच्छी फिल्में, कंटिन्यूअस, शूल और पता नहीं कौन कौन सी आई थी, बिहार की बैकग्राउंड पे काफी सारी फिल्में आई और उन्होंने अच्छे से बनाने की कोशिश की। वो माचिस में तो बाई दी वे क्या हुआ, गुलजार साहब शूटिंग कर रहे थे कोटा में, तो मैं चूंकि उनका पुराना परिचित हूँ, लेकिन फिल्म हमने साथ बनाई थी, दैट वाज आई थिंक 1988-89 में या 90 में, नहीं नहीं और पहले होगा सर, और पहले, एग्जैक्टली आई टेल 88 की बात है। ओके, 88 की बात है, मैं, हाँ 88 की बात है, यस। लेकिन फिल्म 88-89 में जैसलमेर में शूट हुई, तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरे बॉम्बे से किसी दोस्त का वो परिचय लेके आए थे, तो उनको लोकेशन दिखाने के लिए मेरे एसपी साहब थे सुधीर प्रताप सिंह, उन्होंने कहा शुक्ला जी आप दिखा के लाओ, क्योंकि आपने पूरा बॉर्डर देखा हुआ है। तो हमने जगह दोस्ती थी। जब ये माचिस की शूटिंग कर रहे थे तो इन्होंने शूटिंग शुरू की पंजाब में, लुधियाना के पास एक गांव है शेरपुर कलां, वहां सेट लगाया शूटिंग का पहला, और उसी दिन पंजाब के मुख्यमंत्री का मर्डर हो गया, बेअंत सिंह का, ब्लास्ट। तो इमीडिएट सारी शूटिंग गवर्नमेंट ने बैन कर दी, कोई कुछ एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये लोग वापस बॉम्बे जा रहे थे, तो मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा सर कोटा आओ आप, यहाँ पर पंजाब के कुछ गांव हैं जो आपको ये नहीं लगेगा कि आप राजस्थान में, यू आर इन पंजाब, क्योंकि चंबल है, कैनाल है, धान की खेती है। और मुझे याद है बूंदी कलेक्टर हुआ करती थी उषा शर्मा मैम, तो उषा शर्मा जी के पास मैं लेके गया गुलजार साहब को कि मैम इनको पंजाब के गांव देखने हैं और फिल्म की शूटिंग करनी है। शी वॉज वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने कहा शुक्ला जी अल्फा नगर में अपने साथ, आपके साथ किसी को भेज देती हूँ। तो एक एसडीएम साहब मेरे साथ भेजे उन्होंने, और वो गांव हमने देखा। उस रोज करीब करीब पूरा दिन हम गांव में रहे और ये तय हो गया कि शूटिंग यहीं होगी। और एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, शायद 3 हफ्ते शूटिंग कोटा में हुई, 27-28 दिन हुई। और जब पैकअप होने वाला था तब गुलजार साहब और हम मेरे ही घर पे खाना खा रहे थे बैठ के, तो उन्होंने कहा यार एक सीन आप कर दो इस फिल्म में। मैंने कहा मैं क्या कर दूं? बोले तुमने कहा था कि तुमने थिएटर बहुत किए हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में। मैंने कहा सर किए, भानु भारती के साथ काफी थिएटर किया मैंने। बोले नहीं, हमारा जो पिक्चर का पहला शॉट है ना, जहां से हम बिगनिंग करेंगे, वो आपको करनी है। मैंने कहा ठीक है सर कर दूंगा। तो उन्होंने डायलॉग वगैरह लिखे और शूटिंग हुई कोटा की सड़कों पे, मैंने गाड़ी चलाई। और कमलजीत जो होता है उस फिल्म में,
मेरे अंडर में अंडर ट्रेनिंग होता है, फिर बाद में फिल्म की स्टोरी में वो टेक ओवर कर लेता है। तो उसमें भी गवर्नमेंट ने मुझसे परमिशन देने के पहले डायलॉग मांगे कि पुलिस के खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहे हो आप, हाउ आई कैन स्पीक अगेंस्ट पुलिस, आई एम अ पुलिस ऑफिसर। सो अल्टीमेटली दैट वाज ओकेड बाय द गवर्नमेंट एंड आई शॉट फॉर द फिल्म। और फिल्म क्या हुआ कि वो करके शूटिंग और मैं यूएन में चला गया। और अब गुलजार साहब मुझे फोन करे, डबिंग करनी है, बॉम्बे आ जाओ। मैंने कहा सर मैं तो यहाँ फंस गया हूँ। तो अल्टीमेटली बात की, मैंने भी की, सर ने भी की, और फिर एक्टिंग तो उसमें मेरी है, आवाज नसीरुद्दीन शाह की है, नसीरुद्दीन शाह की है। ओके यस, ही सेड कि कितना होगा, मैंने कहा सर 5-7 मिनट है, बोला ठीक है कर दूंगा। वाह। तो चेहरा तो मेरा दिखाई देता है लेकिन आवाज उसमें नसीर भाई साहब की है। ही वाज काइंड एनफ टू एग्री टू डू द डबिंग फॉर मी। फिर बाद में मेरे एक रिलेशन में ही अनिल शर्मा, उन्होंने फिल्म बनाई थी ऐलाने जंग जैसलमेर में, तब वो भी मेरे साथ रहे। तो उन्होंने फिर गदर के लिए कहा कि मैंने कहा यार मैं कोई एक्टिंग मैं चाहता था एक्टिंग करो तो कोई सॉलिड वाला, बोले नहीं एक सीन कर दो आप। तो एक डॉक्टर का सीन होता है, वो अमीषा पटेल को गोली लगती है और मैं गोली निकालता हूँ। फिर उनकी एक फिल्म अभी 2019-20 में आई थी जीनियस, उसमें भी मैंने एक्टिंग की। मेरी कुछ कहानियां हैं जिसमें अभी फिल्म पे काम चल रहा है, मेरे मित्र लोग फिल्म बना रहे हैं उस पर। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, बहुमुखी प्रतिभाएं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में बहुत रहा मैं, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार में मेरा बहुत मन था, क्योंकि जब मैं उदयपुर सिटी एडिशनल एसपी था तो वहां पर पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, वेस्ट जोन कल्चर सेंटर। तो वहां डायरेक्टर होते थे विश्वास मेहता साहब, आईएएस ऑफिसर फ्रॉम केरला काडर, रहने वाले बांसवाड़ा के थे। अपने ध्यान होगा आपके मुख्यमंत्री थे राजस्थान के हरिदेव जोशी साहब, उनके ग्रैंड सन इन लॉ थे वो। तो वो केरल काडर में, तो वहां बाद में वो चीफ सेक्रेटरी केरल रहे। उनसे मैंने कहा सर हम नहीं आ सकते क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, ऑल इंडिया सर्विस की पोस्ट है, आईएएस आईपीएस कोई भी आ सकता है। तभी क्या हुआ, उन्होंने शिल्पग्राम फेस्टिवल किया और महाराष्ट्र से साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर की डायरेक्टर रश्मि शुक्ला मैडम आई उदयपुर, वो आईपीएस ऑफिसर थी, वो डीजी महाराष्ट्र से अभी रिटायर हुई हैं कुछ दिन पहले। शी वाज डीजी महाराष्ट्र, वेरी नाइस लेडी, वेरी सीनियर ऑफिसर। तो उनसे मैंने पूछा कि मैं आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा वाई नॉट, अप्लाई करो, आ जाओगे। तो जब मैं आईपीएस में आ गया तो एनसी गोयल साहब जो मेरे साथ कलेक्टर थे, आई वॉज एडिशनल एसपी, ही वॉज माई कलेक्टर इन जैसलमेर, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में थे। मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं आना चाहता हूँ, मुझे आप करो। तो बोले हाँ वेलकम, आ जाओ, हमारे पास पंजाब की पोस्ट खाली है, नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला की। मैंने अप्लाई किया, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन कुछ मिनिस्ट्री में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हुई कि मुझे फिर पटियाला की जगह इलाहाबाद ऑफर हो गया, नॉर्थ सेंट्रल जोन इलाहाबाद, वो तो मेरा घर ही था। तो मैंने कहा वाई नॉट, चलते हैं। जोनल सेंटर बने हैं फोक को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मेरे पास 8 स्टेट होते थे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, ये सारे राज्य मेरे पास थे। राजस्थान वेस्ट जोन और नॉर्थ सेंट्रल जोन दोनों शेयर करते हैं। तो मौका मिला फोक को आगे लाने का। ये आपकी कालबेलिया डांसर है गुलाबो, इसकी सबसे पहले पद्मश्री की फाइल मैंने बनाई थी, हालांकि मिला इसको थोड़ा बाद में। मेरा ये था कि जब क्लासिकल जो आर्टिस्ट हैं हमारे, आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड फॉर द क्लासिकल, चाहे वो हरिप्रसाद चौरसिया हो, चाहे वो शिव कुमार शर्मा हो, अमजद अली खान हो, ये जब आते हैं तो हम इनसे पारिश्रमिक या ऑनरेरियम नेगोशिएट नहीं करते, जो वो मांगते हैं वो देना आते हैं। लेकिन एक गरीब आर्टिस्ट जो ब्रज की होली कर रहा है, जो लावणी कर रहा है, गिद्धा कर रहा है, गरबा डांडिया कर रहा है, भवई कर रहा है, घूमर कर रहा है, उसको हम 300 रुपए रोज देते हैं। तो मैंने इस बात का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जाने पर प्रोटेस्ट किया, एंड माय बॉस गोयल साहब वाज वेरी एग्री, मतलब ही इमीडिएटली एग्री कि तुम नया प्रपोजल बना के दो। तो जो 300 रुपए थे उसको मैंने 1000 कराया, जो टीम लीडर को 500 मिलते थे उसको 3000 कराया, और वो चलता रहा। अब तो बहुत बढ़ गया है, अब तो आर्टिस्ट को, छोटे वाले को भी 3 से 4000 रुपए पर डे मिलता है, जब मैं गया था 300 रुपए मिलते थे। अच्छा, फिर उनको बस का किराया देंगे, बाकी लोग फ्लाइट से आएंगे। मैंने कहा दिस इज रॉन्ग, इंडियन कल्चर को वो भी उतना ही प्रोटेक्ट करते हैं। तो फिर मुझे मौका मिला कुवैत में फेस्टिवल ऑफ इंडिया करने का। मैं 250 लोगों को लेके गया और 10 दिन रिहर्सल कराया इलाहाबाद में, फिर मैंने 10 दिन फेस्टिवल ऑफ इंडिया कराया, और कुवैत में गली गली में, शॉपिंग मॉल्स में भी अपने ग्रुप भेज देता था जाके परफॉर्म
कि अल्टीमेटली शाम को वो लोग ऑडिटोरियम में आएंगे। फिर साउथ कोरिया में डेल्फिक गेम्स में मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट कराने का मौका, अगेन 300 लोगों को लेके गया, 40 कंपटीशन होते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ फोक एंड क्लासिकल आर्ट्स। 40 में से 14 गोल्ड मेडल हम लेके आए। 14 गोल्ड मेडल और 8-10 सिल्वर मेडल। छुट्टी कर दी हमने सबकी, क्योंकि हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता था, दुनिया में कोई नहीं टिक। क्योंकि म्यूजिक में आप जानते हो, चाहे तबला हो, चाहे बांसुरी हो, चाहे सितार हो, चाहे गिटार हो, कोई मुकाबला नहीं है इंडिया का। तो किया, अच्छा से किया। आर्टिस्ट को उनका ड्यू मिलना चाहिए, सर का एक इनिशिएटिव था जो कि सक्सेसफुल भी रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सर लास्ट के 2 सवाल होंगे। सेकंड लास्ट मेरा सवाल होगा कि, और ये इन जनरल है बिकॉज हमारी ऑडियंस जो है वो हर तरह की है, मोस्टली यंग ऑडियंसेस हैं जो देखना चाहेंगी, हु फील इंस्पायर्ड बाय यू एंड लिसनिंग टू यू। लाइफ में सक्सेस के लिए क्या क्वालिटी सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है? मैं जब इंटरव्यूज में भी सवाल पूछता हूँ तब भी, और जो बच्चे मेरे पास आते हैं कि हम करना चाहते हैं कुछ, तो उनको क्या करना है, सबसे पहला होता है डिसीजन। लोग निर्णय नहीं ले पाते, करना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड। ये नहीं कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, यू विल नॉट डू एनीथिंग। सो फर्स्ट कम टू द बुल। निशाना तय करो, निशाना तय करने के बाद प्लान करो। एब्जॉर्ड वे में कुछ चीज अचीव नहीं हो सकती। आप किसी भी आईएएस टॉपर का इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, कुछ ना कुछ तो वो प्लान करेगा ना, कि मैं 8 घंटे रोज पढ़ूंगा, या मैं ये काम इतने टाइम फ्रेम में करूंगा। तो पहला हो गया डिसीजन, दूसरा हो गया प्लानिंग, तीसरा हो गया टाइम मैनेजमेंट, राइट? एंड देन योर एफर्ट इज द लास्ट। फर्स्ट यू प्रिपेयर योर बैकबोन। अगर आपका रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी तो ये शरीर नहीं चलेगा। हम लोग करते हैं, अच्छा मैंने बच्चों को देखा है जो बीए करके, एमए करके कंपटीशन देना है। नाउ यू नोट द वर्ड कंपटीशन। वो पटवारी का भी दे रहे हैं, सब इंस्पेक्टर का भी दे रहे हैं, तहसीलदार का भी दे रहे हैं, स्टेट सर्विस का भी दे रहे हैं, सेंट्रल सर्विस का भी दे रहे हैं। यार तुम्हारा तो टारगेट ही पता नहीं है। कुछ नहीं तो अर्जुन से ही सीख लो। अर्जुन को तो चिड़िया ही नजर नहीं आ रही थी, पेड़ की तो बात छोड़ो। जब गुरु ने पूछा वो चिड़िया, बोले कौन सी चिड़िया? अरे बोले बरगद, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे तो कुछ दिख नहीं रहा, बोले मुझे चिड़िया की आंख दिख रही। अगर तुमने आंख को निशाना बना लिया और उसके लिए अपने औजार इकट्ठे किए, प्लानिंग, एंड देन योर टाइम मैनेजमेंट। अच्छा ये मैं कल पढ़ लूंगा, नहीं। अगर तुमने सोचा है कि तुम्हारे प्लान में है कि 10 से 12 मुझे पॉलिटिकल साइंस करनी है, तो वो 10:30 नहीं होना चाहिए। करो। रसरी यावत जात ते सिल पे परत निशान। करो तो सही। हम क्या करते, ऐसे ऐसे गोल करके बनाया, ब्लर बन गया। बना तो सही, अब उसको फाइन ट्यून करो। सो यू डू द फाइन ट्यूनिंग, आफ्टर दैट एटलीस्ट डू समथिंग। अगर मैं दौड़ना चाहता हूं तो एक कदम तो लेना पड़ेगा ना। तो हम फेल यहां होते हैं। बिल्कुल सर, आई थिंक ये बहुत इंस्पायरिंग मैसेज था आपका। जिन्होंने भी सुना होगा कि प्लानिंग इज एज इक्वल, मे बी इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द एग्जीक्यूशन आफ्टरवर्ड्स, राइट? जैसे कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। करेक्ट। फाइनल मेरा एक सवाल होगा आज के इस क्रम में, थोड़ा मिलता जुलता ही है लास्ट क्वेश्चन से। लास्ट क्वेश्चन में हमने एक जनरल बात करी थी सबके लिए कि व्हाट लाइफ स्किल्स, व्हाट क्वालिटीज आर क्रिटिकल। तो अब मैं पूछना चाहूंगा कि जो लोग पब्लिक सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, उन्हें क्या माइंडसेट कल्टीवेट करने की जरूरत है, और उनकी प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें? जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सबसे पहली चीज प्लानिंग होती है। वो आपने मुझे बता दिया कि वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है। तो जैसे अपन मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, नींव बनाते हैं जी, जो फाउंडेशन है वो बनाते हैं। तो किसी भी यूपीएससी आरपीएससी के एस्पिरेंट को जो स्टेट सर्विस या सेंट्रल सर्विस दे रहा है, पहले अपनी नींव मजबूत करनी है जी। अब उसको ये पता होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या घटनाक्रम है, ये इन चीजों से अलग नहीं रह सकता। तो मैं तो सबको ये राय देता हूं कि सबसे पहले तो 6th क्लास से लेके और 11th 12th तक की सीबीएसई की सारी किताबें खरीद के ले आओ और उनको पढ़ना शुरू करो, क्योंकि वो आपका फाउंडेशन तैयार करेगा। अब मैं अगर मान लो बोलूं कि वराहमिहिर कौन है, ओके सर मैंने तो नाम ही नहीं सुना आज तक, लाइक दैट, यू नो। तो फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ इंडिया, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इंडिया। फिर आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये कहां पर है,
अरे यार ये तो तुम बताओ कि कहाँ पर है, हम तो सवाल पूछने वाले हैं। तो फाउंडेशन अपना तैयार करिए, उसके बाद अपना मीडियम, जो लिटिल हायर, जो जो टारगेट ओरिएंटेड बुक्स हैं उनको लाइए आप। जैसे हम बात करते हैं कि इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो आप एंशियंट, मिडावल, मॉडर्न, उसमें जो बेस्ट राइटर्स हैं उनकी किताब लाइए, क्योंकि आपने हिस्ट्री को बेस बनाया है, आपका फाउंडेशन तैयार हो गया है। नाउ यू गो टू द मिडिल, और आप एल मुखर्जी की इंडियन हिस्ट्री पढ़िए, फॉर एग्जाम्पल आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव का पढ़िए, ईश्वरी प्रसाद का पढ़िए। मॉडर्न इंडिया पढ़ना तो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना तो उसकी थ्योरीज को सबसे पहले पढ़िए। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री है तो उसके फाउंडेशन और बेसिक्स को, क्योंकि सिविल सर्विस में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो पीजी के ऊपर का हो या पीएचडी का हो, नहीं, वो सिर्फ आपकी नॉलेज देखते हैं। तो फंडामेंटल ये है कि क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम ग्रेजुएशन। तो कभी भी पेपर में ग्रेजुएशन के ऊपर का सवाल नहीं आएगा, ये मान के चलिए। आप पीरियोडिक टेबल की बात तो कर सकते हैं, लेकिन आगे जो रिएक्शन है उनकी बात वो आपसे नहीं करेगा, फंडामेंटल की बात करेगा, वो क्लोरोफिल की बात करेगा। तो बेसिक आपके क्लियर होंगे, उसके बाद थोड़ा सा कंसंट्रेटेड करंट अफेयर्स, दैट इज वेरी मच नेसेसरी। अब आप मनोरमा की ईयर बुक पढ़ो या टाइम्स की पढ़ो, लेकिन आपको हर चीज के बारे में कुछ न कुछ नॉलेज होनी चाहिए। अब कबायली कश्मीर में कब घुसे, किस तरह से घुसे, कैसे रुके, अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो यू मस्ट नो अबाउट दैट। डायर की क्या थी 1935, आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में आपने एमए किया है तो आई विल आस्क यू कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉल मार्क्स की थ्योरी क्या है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट कि सर ये वाला मैंने पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं कि आप 10th का एग्जाम दे रहे हो ये वाले मैंने चैप्टर छोड़ दिए ना। सिविल सर्विस दे रहे हो तो पूरी तरह तैयारी करनी है, प्लस अपने को इतना अपडेट रखना है कि आज जो घटना घटी है, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वो आपको पता होना चाहिए कि आज हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उसके बारे में क्या डिसीजन अमेरिका ने आज किया है। अब वो कह रहा है अमेरिका कि तुम रोक के देखो, तो अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो पता होना चाहिए कि आज क्या कहा गया है। क्योंकि दुनिया का 20 to 30% ऑयल, क्रूड ऑयल वहीं से निकलता है, उसको आपने बंद कर दिया तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। आपने देखा कि अमेरिका अब तैयारी कर रहा है कि अच्छा वॉर बंद करते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम इज ऑल अराउंड, इट्स ए ग्लोबल। तो ये चीजें आपको नॉलेज में होनी चाहिए कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, आज क्या हुआ। अब आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में गवर्नर बदला गया, बिहार में, मतलब तो ये नहीं आना चाहिए कि सर आज का टाइम नहीं मिला अखबार पढ़ने का या टीवी देखने का। इट इज नॉट डन बिकॉज यू आर नॉट अप टू डेट। तो ये अपडेट होना चाहिए। तो 3 अलग अलग स्टेप हो गए, फाउंडेशन हो गया, मीडियम हो गया, एक्सपर्टीज हो गया, और इनके भी ऊपर है टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने अगर टाइम ठीक से मैनेज नहीं किया तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं अभी कल एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देख रहा था कि आईएएस आईपीएस के कुछ टॉपर्स से मीडिया वाले बात कर रहे थे, एंड यू विल बी सरप्राइज कि उन्होंने सबने उनसे उनका फोन मांगा। सबके पास नोकिया 1182 टाइप फोन थे, कीपैड वाले, बिकॉज वी आर अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। मौसा जी मामा जी को सुबह गुड मॉर्निंग नहीं कर रहे हम 6 महीने से सिर्फ ये काम कर रहे हैं। सो रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही खूबसूरत सर। आई थिंक इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हुई, एंड आई थिंक थ्रू दिस पॉडकास्ट वी वर एबल टू कैप्चर कि क्या चीज़ें क्रिटिकल होती हैं एक इंसान को एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि जैसे सर बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी हैं, कई रंग उनके जीवन में हैं, आज उन्हीं के साथ मुझे खुद ही नहीं लगता, आपको कैसा लगता सर ऑडियंस डिसाइड करेगी। ऑडियंस कमेंट करके जरूर बताए कि सर के कितने कितने रंग हैं, कितनी विविधता है उनकी प्रतिभाओं में, वो आपको कैसी लगी। नहीं, मैं मेरे ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई मैं एक ट्रेवलर हूँ, और ट्रेवलिंग जो होता है वो आपके स्पेक्ट्रम को वाइड करता है, ठीक है ना। अगर आप ट्रैवल नहीं करोगे, जानोगे नहीं हिंदुस्तान कैसा है, दुनिया कैसी है, कौन लोग किसके बारे में क्या सोचते हैं, तो हम गलतफहमी में ही जीते रह जाएंगे। तो ट्रैवल करिए, पढ़िए, देखिए, जानिए, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। बिल्कुल। तो अंत में जो अमृत हमारा इस आज मंथन में निकल के आया, जो मुझे लगता है कि ऑडियंस भी बताएगी कि उनको क्या लगता है, परंतु एक अमृत जो इस मंथन का निकल के आया वो ये था कि आधारशिला यदि आपकी मजबूत है, इफ योर फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग, तो आप इसी तरह का एक जीवन जिसमें कि सारे रंग हैं वो आप उनका मजा ले सकते हैं।
परंतु जो आपका जैसे सर का खाकी रंग, उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी सर्विस, उनकी ड्यूटी जो थी वो सर्वोपरि थी, और उन्हीं से उन्होंने इस जीवन को अपने I love khaki. हाँ I have highest regards for the uniform, जी। undoubtedly. तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं कि आपको आज के एपिसोड में क्या अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक करें, ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह और एपिसोड्स का ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट का एक क्रम जारी रहेगा। सर थैंक यू सो मच, आपने समय हमारे लिए निकाला। Thank you. थैंक यू वेरी मच। नमस्कार. स्टे ट्यून्ड टू ग्लोबल मंथन।